Hello and good morning everyone. Welcome to our channel, The Next Level Academy. This is me, Donna Worthen, your दोस्त and your mentor. और आज हम करने वाले हैं द हिंदू का कंप्लीट एनालिसिस. बट वेट, ये एक बोरिंग एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे आप पार्टिसिपेट करोगे मेरे साथ. हाउ? देखो, यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप के एमसीक्यूज दिए जाएंगे. आप इस टाइप के एमसीक्यूज जब भी स्क्रीन पे पॉपअप होते हैं, आप करोगे वीडियो को पॉज करने के बाद आप आंसर करने का ट्राई करोगे. अगर आपने आंसर दे दिया तो कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दो, और अगर आंसर गलत हो गया इन केस आपको आंसर नहीं पता, तो वीडियो प्ले करके उसको एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुन लो. एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुनने से क्या होगा ना, कि पर्टिकुलर आज का जो करंट अफेयर का टॉपिक है वो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा. एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी एक टॉपिक के ऊपर आपको, ठीक है. जिससे क्या होगा कि आपको रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नाउ सी, करंट अफेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स, चाहे वो यूपीएससी, सीएससी हो, पीसीएस हो, या आपका एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है. तो कितना रट्टा मार लोगे, तो समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको हर टॉपिक का क्रक्स में देने वाली हूँ, जिससे आपको एकदम ईजिली समझ आ जाएगा. और साथ ही साथ आपको मैं देने वाली हूँ मेंस के PYQs टॉपिक के रिलेटेड वाले. ओके, तो मेंस के PYQs आप करने वाले हो प्रैक्टिस खुद से, जिससे क्या होगा, आपका आंसर राइटिंग भी हो जाएगा एंड PYQs भी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपका आंसर राइटिंग और बेहतर होते रहेगा. ऑलराइट, तो एमसीक्यू में आप पार्टिसिपेट करना ऐसा नहीं है कि बस वीडियो देखते रह गए और देखते देखते सो गए या कोई और दुनिया में पहुंच गए. नहीं, फुल फोकस से इस वीडियो को देखना है, पार्टिसिपेट करना है, खुद से करना है. नो चीटिंग. चीटिंग करोगे तो खुद को धोखा दोगे. यहाँ पे हमारा कुछ नहीं जाता बच्चे, आपको फोकस देके पार्टिसिपेट करना है. ऑलराइट, और आज का जो 29 जुलाई 2024 का जो हम द हिंदू एनालिसिस करने वाले हैं, ये पेपर जो कि 12 रुपए की आती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फॉर्म में आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में. तो लिंक होगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लो और PDF डाउनलोड कर लेना, वहां से पढ़ने का आदत लगाना. ऑलराइट, और उसके बाद ये एनालिसिस जरूर सुनने से क्या होगा, क्लैरिटी 100 में 100 हो जाएगी, ठीक है. और ये जो मेंस के PYQs में बोल रही थी, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा. ऑलराइट, नाउ let's move on to our first MCQ question, that is, what does South Africa's new climate change bill mandate? अब देखो, इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले ना, हमें इस टॉपिक के बारे में, ये आर्टिकल जो है, व्हाट इज साउथ अफ्रीका's न्यू लॉ ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑलराइट, इसके बारे में हमें समझना होगा. ये आर्टिकल आपके द हिंदू में ही है, तो ये आर्टिकल क्या कहता है, क्या है, इसको समझना पड़ेगा. तो आओ इसको सिंपल टर्म्स में मैं समझाती हूँ, ध्यान से सुनना और नोट डाउन करने का ट्राई करना. ऑलराइट, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको आप, जो पॉइंट्स में बताऊंगी उसको नोट डाउन करना, या स्क्रीन में जो मैं लिखूंगी उसको आप देख लोगे, उतना भी सफिशिएंट रहेगा. नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ सी, साउथ अफ्रीका ने एक नया कानून इंट्रोड्यूस किया. ऑलराइट, तो साउथ अफ्रीका ने एक नया कानून इंट्रोड्यूस किया जो फॉसिल फ्यूल हैवी इंडस्ट्रीज पर एमिशन कर्व्स और टाउन्स और विलेजेस के लिए क्लाइमेट अडेप्टेशन प्लान्स को मैंडेट करता है, ताकि पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट्स को पूरा किया जा सके. कौन से एग्रीमेंट की बात हो रही है? पेरिस एग्रीमेंट्स. ऑलराइट, सो क्लाइमेट चेंज बिल जो लास्ट नवंबर में अप्रूव हुआ था, सिग्निफिकेंट है क्योंकि साउथ अफ्रीका एक मेजर कोल यूजर और दुनिया के टॉप 15 ग्रीन हाउस गैस एमिटर्स में से एक है. साउथ अफ्रीका के नेट एमिशंस 2017 में 512 मिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट थी, जो 2022 में कम होकर 405 मिलियन टन्स हो गई.
हालांकि डेटा कंपेरेबिलिटी में कुछ अनसर्टेनिटीज तो जरूर है। साउथ अफ्रीकन एनर्जी सेक्टर 80% एमिशंस के लिए जिम्मेदार है, जिसमें एनर्जी इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट मेजर कंट्रीब्यूटर्स है। साउथ अफ्रीका को फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन के लिए इंटरनेशनल प्रेशर फेस करना पड़ा है, क्योंकि कंट्री एग्रीकल्चर टूरिज्म पर काफी ज्यादा ही डिपेंडेंट है। कंट्री ने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस दैट इज एनडीसी सेट किए हैं, जो 31% एमिशंस रिडक्शंस और 2025 और 2030 के स्पेसिफिक टारगेट्स को एम करते हैं। साउथ अफ्रीका का जस्ट ट्रांजिशन प्लान सस्टेनेबल जॉब्स में ट्रांजिशन पर फोकस करता है और 2050 तक नेट जीरो एमिशंस अचीव करने के लिए हर साल $8 बिलियन उनको चाहिए। इंडिया में कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट चेंज लेजिस्लेशन का अभाव है, लेकिन वेरियस एक्ट्स जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में क्लाइमेट इश्यूज को इंटीग्रेट किया गया है। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि सिटीजन्स का राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से क्लाइमेट इम्पैक्ट को लिंक करने की जरूरत को एम्फेसाइज करता है। इंडिया ने सिग्निफिकेंट रिडक्शंस इन एमिशन इंटेंसिटी और 2030 तक 50% इलेक्ट्रिसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल से सोर्स करने का कमिटमेंट जरूर किया है, लेकिन कब तक क्या होता है आइए हम आगे देखेंगे। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स ट्राई टू solve our questions. Now, our first question is, what does South Africa's new climate change bill mandate? Option number A is voluntary reduction of greenhouse gas emissions. Option number B is mandatory curbs on emissions from large fossil fuel heavy industries. The option number C is subsidies for renewable energy projects. And number D is reduction in coal production by 50%. अब कौन सा आंसर सही होगा? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये टॉपिक अच्छे से, अगर आपने सुना होगा तो आई एम श्योर आपने अच्छे से आंसर दिया होगा। आपको करेक्ट आंसर एटलीस्ट अंदाज एक हो गया होगा, एक आइडिया हो गया होगा। नाउ द करेक्ट आंसर इज नंबर बी। ओके, सो लेट्स सी. The correct answer is number B, that is mandatory curbs on emissions from large fossil fuel heavy industries is the correct answer. Now let's move on to our next question. Question number 2, that is, by what year does South Africa aim to achieve net zero emissions according to its low emission development strategy? So कौन से साल तक एकदम मतलब जीरो एमिशन वो ला लेंगे according to the low emission development strategy? मैंने आपको साल भी बताया था आर्टिकल जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2050। अगर मन से सुना होगा ये तो अच्छे से आंसर आपने दिया ही होगा, नहीं सुना तो नहीं दे पाओगे। सो सेल्फ एनालाइज करो, खुद को क्वेश्चन करो, खुद से आप ट्रूथफुल रहो, मुझसे रहने की जरूरत नहीं है, खुद से आप सच कहो तो ये एग्जाम जरूर पास कर पाओगे। प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, खुद से झूठ मत बोलो और ट्राई करो पार्टिसिपेट करने का, एंगेज करने का हमारे साथ। ऑलराइट, नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज, which organization released the just transition framework in South Africa? Now, Ministry of Environment. Option number B is Environmental Protection Agency. Option number C is Presidential Climate Commission, and option number D is United Nations. So the correct answer will be option number C, that is Presidential Climate Commission, right? This is the correct answer. Now let's move on to our next question, that is question number 4. Which fossil fuel is the primary source of energy for South Africa? Now ये तो मैंने बताया ही था। So what is the primary source of energy? Which fossil fuel? Natural gas? No. Oil? No. Coal? Yes. Coal is the correct answer. So coal is the primary source of energy for South Africa. This is the fossil fuel. Coal है, ठीक है? Now let's move on to our fifth question. When did the South African National Assembly approve the climate change bill? मैंने ये भी बताया था
The answer will be option number C, November 2023. Now let's move on to our next question, question number 6. What legislation did Priyanka Chaturvedi move in India related to climate change? Now, see, what will be the correct answer? Option number A, Environmental Protection Act. Option number B, Council on Climate Change Bill. Option number C, Forest Conservation Act. Or option number D, Energy Conservation Act. The correct answer will be option number B, that is Council on Climate Change Bill. Alright, so इसका explanation आप सुन लो अच्छे से. Alright. So जो प्रियंका चतुर्वेदी है ना, वो एक आपके पॉलिटिशियन है. तो उन्होंने इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन मूव किया है जिसे काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज बिल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है आपका कहा जाता है. ये बिल जो विंटर पार्लियामेंट्री सेशन में इंट्रोड्यूस किया गया, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एक डेडिकेटेड काउंसिल एस्टेब्लिश करने की बात करता है. इस बिल का एम है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पॉलिसीज को बेटर कोऑर्डिनेट करना और इंश्योर करना कि इंडिया अपने पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट्स को पूरा कर सके. चतुर्वेदी ने एम्फेसाइज किया है कि ये काउंसिल गवर्नमेंट को क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को समझने और उन्हें इफेक्टिवली टैकल करने में बहुत मदद करेगी. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. बट हाँ, इससे पहले कि हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाए, दैट इज अबाउट द डार्क ऑक्सीजन. इस जो टॉपिक है आपका, आपके साउथ अफ्रीका में जो आपके क्लाइमेट चेंज को लेके लॉ आया है, इसके रिलेटेड मैं आपको PYQ जरूर बता देना चाहूंगी. सो ये PYQ आप सुन लो, जो कि 2022 में आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. दैट इज आपको मैं लिख देती हूँ कहीं पे. क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे. ओके, ये आपका स्टेटमेंट है. क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे. डिस्क्राइब ब्रीफली इंडियाज चेंजिंग पॉलिसी टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज इन वेरियस इंटरनेशनल फोरा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स. ऑलराइट, सो ये थोड़ा आपके दो तीन आपके एस्पेक्ट्स को मिलाया गया है, दो तीन सब्जेक्ट्स, पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट को मिला के एंड करंट अफेयर को मिला के आपको एक हॉलिस्टिक आंसर देना पड़ेगा. तो इसका आप ट्राई करना. दिस इज PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओनली. तो ये जो क्वेश्चन है आपको डिस्क्रिप्शन में टाइप मिल जाएगी, सो यू डोंट हैव टू वरी. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर 7th नंबर क्वेश्चन, दैट इज वेयर वाज द डार्क ऑक्सीजन डिस्कवरी मेड. अब डार्क ऑक्सीजन के बारे में हम पढ़े उससे पहले जो द हिंदू में 29 जुलाई जो कि आज का डेट है, उसका और एक आर्टिकल था, दैट इज सरप्राइजिंग डार्क ऑक्सीजन डिस्कवरी कुड एंसनर डीप सी माइनिंग. ओके, सो ये जो आपका आर्टिकल है, सरप्राइजिंग डार्क ऑक्सीजन डिस्कवरी कुड एंसनर डीप सी माइनिंग, इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं कि ये आर्टिकल क्या कहना चाहती है. ये आर्टिकल को अगर हम समझ लेंगे, क्लैरिटी मिल जाएगी, तो ये जो आगे के आपके क्वेश्चंस है वो समझना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए और आपके लिए. ऑलराइट, सो नाउ क्या कहता है ये आर्टिकल. अब ये आर्टिकल कहता है कि अभी हाल ही में साइंटिस्ट ने डार्क ऑक्सीजन को डीप ओशन में डिस्कवर किया है, जहां फोटोसिंथेसिस होना तो इम्पॉसिबल है. ओके, कंप्लीटली इम्पॉसिबल है. सी, ये डिस्कवरी पहले से अननोन इकोसिस्टम्स को सपोर्ट कर सकती है और मरीन लाइफ के लिए नए इम्प्लीकेशंस ला सकती है. ओके, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को देखा गया है कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करके ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं. ये आयरन, मैंगनीज और दूसरे मिनरल्स कंटेन करते हैं. इंडिया ने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं और डीप ओशन मिशन के अंडर पैसिफिक ओशन में डीप सी मिनरल्स एक्सप्लोर करने का प्लान बना रही है. लेकिन डीप सी माइनिंग से मरीन इकोसिस्टम्स पर एडवर्स इम्पैक्ट होने का कंसर्न भी है.
साइंटिफिक स्टडीज दिखाती हैं कि इन एरियाज में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की सिग्निफिकेंटली हाई कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं, जैसे मैंगनीज, कॉपर और निकल। एक्सपेरिमेंट्स ने अनएक्सपेक्टेड ऑक्सीजन लेवल्स के इंक्रीज को डीप ओशन में दिखाया, जो डार्क ऑक्सीजन की प्रेजेंस कंफर्म करता है। डीप सी माइनिंग मरीन एनवायरनमेंट्स को हार्म कर सकती है, इसीलिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को ध्यान से कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। पेरू बेसिन में, दैट इज पेरू इज अ प्लेस, नो यू नो ना, पेरू बेसिन में डिस्टर्बेंस एंड recolonization experiment, that is I'm so sorry, yes, that is DISCOL, okay, disturbance and recolonization experiment से पता चला कि डीप सी माइनिंग के लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स 26 साल मतलब ईयर्स, दैट इज 26 साल बाद भी एविडेंट है। डीप सी माइनिंग से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के लिए इरिवर्सिबल लॉस ऑफ इकोसिस्टम फंक्शंस हो सकता है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से इंश्योरेंस कंपनीज डीप सी माइनिंग प्रोजेक्ट्स को अंडरराइट करने से बच रही है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर 7th number questions and try to solve this question. Okay, now see, question क्या बोलता है? Where was the dark oxygen discovery made? So it was made in the Clarion-Clipperton zone. Okay, it's not in the Atlantic Ocean, not in the Indian Ocean, not in the Pacific Ocean. It is in the Clarion-Clipperton zone. Okay, see, this is the correct answer. Now, next question is, what are polymetallic nodules? ये polymetallic nodules क्या होता है? सो द पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होता है, मतलब देखो मेटालिक्स मतलब मेटल तो होगा वहां पे, ओके, पॉली मतलब बहुत सारे टाइप के मेटल्स, सो इट इज प्योर गोल्ड तो हो नहीं सकता, एक टाइप का मेटल तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्रूड ऑयल्स एंड कोरल रीफ्स तो नहीं हो सकता, सो आंसर क्या होगा? लम्प्स ऑफ आयरन, मैंगनीज, हाइड्रोक्साइड्स एंड रॉक्स। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। Now, 9th number question क्या पूछता है? What new source of oxygen did the researchers name? So क्या है correct answer? Dark oxygen, जो हमें deep sea में मिली है, right? Which ministry in India is building a submersible vehicle for deep sea mining? क्या वो Ministry of Environment है? No. Ministry of Science and Technology है? No. Home Affairs का तो कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ऑलराइट, सो सी, दिस इज द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ग्लोबल सर्कुलेशन दैट ब्रिंग्स ऑक्सीजन टू द एबिसल जोन कॉल्ड? नाउ सी, ये एबिसल जोन क्या है? इसके लिए आपको फिजिकल ज्योग्राफी जो है यूपीएससी का फिजिकल ज्योग्राफी, उसको अच्छे से समझना होगा कि एबिसल जोन है क्या, बॉटम ओशन रिलीफ में ये एबिसल जोन क्या पार्ट प्ले करती है। ओके, मरीन कन्वेयर, ग्रेट कन्वेयर बेल्ट, एबिसल सर्कुलेशन, ओशनिक लूप, ये सब आपको समझना पड़ेगा इसको आंसर करने के लिए, क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट का भी एक हिस्सा है। ओके, ये स्टैटिक मेनली ये स्टैटिक क्वेश्चन का ही एक पार्ट का एक क्वेश्चन हो जाता है। सो इसको मैं आपको ब्रीफली समझा देती हूँ। पहले राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द ग्रेट कन्वेयर बेल्ट। सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ सी, इसको एक्सप्लेनेशन सुनो। तो एक्सप्लेनेशन ये है कि जो ग्लोबल सर्कुलेशन ऑक्सीजन को एबिसल जोन में ले जाती है उसे ग्रेट कन्वेयर बेल्ट, ओके, ग्रेट कन्वेयर बेल्ट कहते हैं। इसका साइंटिफिक नाम थर्मोहलीन सर्कुलेशन है। क्या है? लेट मी राइट, थर्मोहलीन, हलाइन हलीन जो भी बोलो, सर्क्यूलेशन, ओके, थर्मोहलीन सर्कुलेशन है। ये सर्कुलेशन ओशन के सरफेस
और डीप वाटर्स के बीच हीट और सैलिनिटी डिफरेंसेस के कारण होती है। ग्रेट कन्वेयर बेल्ट ओशन के पानी को सर्कुलेट करती है, जिसमें सरफेस से ऑक्सीजन रिच वाटर एबिसल जोन तक पहुंचता है। ये प्रोसेस दुनिया भर के ओशंस में न्यूट्रिएंट्स और गैसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करती है, जो मरीन इकोसिस्टम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सर्कुलेशन को मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ओशन के हेल्थ और मरीन लाइफ के लिए क्रिटिकल रोल प्ले करती है। नाउ आई होप थोड़ा जो मैंने आपको ब्रीफ एक्सप्लेन किया है उससे आपको एक आइडिया लग चुकी होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which type of mining could potentially damage ecosystem requiring dark oxygen? So what will be the correct answer? Surface mining? No. Underground mining? No. Strip mining? No. हम किसके बारे में वर्ड थे आर्टिकल में? हम किसके बारे में मैं बोल रही थी जो एनवायरमेंट को खतरा पहुंचा सकती है? अगर आपने सुना होगा ध्यान से, then you can answer. The answer is option number C, deep sea mining. So this is the correct answer. Now let's move on to our next question. ये आपका एक completely फिर नया टॉपिक हो जाता है. All right. It's about the आपका कॉलर आईडी स्पूफिंग के बारे में है completely. तो इसको समझने से पहले, इस क्वेश्चन को आंसर देने से पहले कि ये ट्राई क्या है, ये CNAAP क्या है, तो इसको समझने से पहले हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं। द हिंदू का जो ये आर्टिकल है इसको समझ लेते हैं। आर्टिकल का आपका हेडलाइन है व्हाट आर द वेरियस एफर्ट्स बीइंग टेकन टू मिटिगेट कॉलर आईडी स्पूफिंग। सो इसको मैं आपको पहले आर्टिकल को समझा देती हूँ इजी वे में, देन वी विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर आर्टिकल, which is what are the various efforts being taken to mitigate caller ID spoofing. So caller ID spoofing को लेकर जो आर्टिकल है उसको अभी समझो। सी कॉलर आईडी स्पूफिंग एक टेक्निक है जो फोन नंबर्स का ओरिजिन फॉल्सिफाई करती है। सी कितना बड़ा धोखा टाइप का हो गया। इससे टेलीमार्केटर्स और फ्रॉडस्टर्स एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन दैट इज ITU ग्लोबल ICTs को इम्प्रूव और स्टैंडर्डाइज करने पर फोकस करती है। ITU ने 2021 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जो PKI बेस्ड ऑथेंटिकेशन सजेस्ट करती है ओके कॉलर आईडी स्पूफिंग को काउंटर करने के लिए। ये टेक्निक इंडियन टेलीकॉम्स अडॉप्ट कर सकते हैं। TRAI ने कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन दैट इज CNAP कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, आई एम सो सॉरी, यस CNAP इम्प्लीमेंट करने का रिकमेंडेशन दिया है ताकि KYC डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर कॉलर आइडेंटिटी प्रोवाइड की जा सके। लेकिन 2022 के कंसल्टेशन पेपर में कॉलर आईडी स्पूफिंग का बस ब्रीफ मेंशन किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT CNAP प्रोजेक्ट का पायलट कर रहा है और एक सिस्टम डिवाइस किया है जो इंटरनेशनल कॉल्स को ब्लॉक करेगा जिनका कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी दैट इज CLI मैनिपुलेटेड है, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस अभी क्लियर नहीं है। टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023 यूनियन गवर्नमेंट को इमरजेंसीज के दौरान टेलीकॉम सर्विसेज को कंट्रोल करने का पावर देता है, लेकिन इस पर इंक्रीज सर्विलेंस के कंसर्न्स और क्रिटिसिज्म भी है। कॉलर आईडी स्पूफिंग को फिक्स करना क्रूशियल है क्योंकि ये कंज्यूमर्स के लिए स्पैम और फ्रॉड को रिड्यूस करेगा, टेलीकॉम प्रोवाइडर्स के रेवेन्यू को सेव करेगा और पब्लिक सेफ्टी को एनहेंस करेगा। नाउ बिफोर आंसरिंग ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस, नाउ अभी देख लेते हैं कि TRAI का फुल फॉर्म क्या है। ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। CNAP का मैंने आपको बताया था कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन। ITU का मतलब होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एंड DOT मैंने अभी आपको बताया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। Now let's try to answer this question. Okay,
What system did try recommend to fix caller ID spoofing? मैंने अभी आपको ये बात बताया. अगर आप नहीं आंसर दे पा रहे हो, that means आप अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हो. So the answer will be this, CNAP. Alright, this is the correct answer. Now next question is, what does yes, the correct answer is CNAP. Alright, this is the correct answer. Now what does, let me erase this, just give me a moment. Alright, so the next question क्या बोलता है, which organization published a technical report on countering caller ID spoofing in 2021? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया टेक्निकल रिपोर्ट ऑन काउंटरिंग कॉलर आईडी स्पूफिंग इन 2021? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ट्राई टू गिव मी द करेक्ट आंसर. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इट इज ITU. ऑलराइट, द आंसर इज ITU इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डज CNAP स्टैंड फॉर? ऑलराइट, CNAP का फुल फॉर्म क्या है? कॉलर नेम एंड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल. इज इट द करेक्ट आंसर? कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, या कॉलर नेम ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम, और कॉलिंग नेटवर्क एक्सेस पॉइंट. So what is the correct answer? The correct answer is calling name presentation. This is the correct answer. All right. Now let's move on to our next question. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या बोलता है, क्या पूछ रहा है? Which agency is responsible for implementing CNAP project pilot? So कौन सा एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है ये CNAP प्रोजेक्ट पायलट को एस्टेब्लिश इंप्लीमेंट करने के लिए? ट्राई, TRAI नो, DOT, ITU बिल्कुल नो, ISRO तो बिल्कुल नहीं है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? Department of Telecommunication, that is number B. Now question number 17 क्या पूछ रहा है? What kind of system does the ITU report suggest for countering caller ID spoofing? So option number A हो सकता है क्या? नहीं. B, public key infrastructure based PKI. इसके बारे में मैंने बोला था आर्टिकल में. अगर आपने मन से सुना होगा ना तो आप 90% क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे. अगर आपने अच्छे से सुना नहीं, आपका भटक रहा है, कहीं यहाँ सोच रहे हो, कभी वहां सोच रहे हो, फिजिकली देख रहे हो लेकिन दिमाग कहीं और है, ठीक है, तो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला. ठीक है, फोन पे ये यूट्यूब चला दिया, आईपैड और लैपटॉप में रील्स देख रहे हो, या लैपटॉप में यूट्यूब चला दिया, फोन एंड आईपैड में आप रील्स देख रहे हो, ऐसे तो नहीं चलने वाला. फोकस करो बच्चा, अपने आप को धोखा मत दो, जिंदगी में बहुत पीछे छूट जाओगे. ठीक है, तो अभी भी मैं फिर भी टोक रही हूँ, ध्यान दो, अच्छे से आंसर करने का कोशिश करो. ऑलराइट, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, AI बेस्ड, नो. मशीन लर्निंग बेस्ड, नो. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B, दैट इज पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर PKI बेस्ड. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the major downside of the Telecommunications Act 2023 as mentioned in the text? So क्या है सबसे major downside? Increased cost? No. Reduce efficiency? No. Limited reach? No. सबसे major downside या backlash जो मिल रही है, किसके लिए मिल रही है? Potential increase in surveillance power. Okay, this is the correct answer. Now, next question क्या बोल रहे हैं? What is the consequence for telecommunications provider due to caller ID spoofing? तो consequence क्या हो सकती है? Increase revenue consequence है? नहीं है. ये थोड़ी बुरी बात है. Increase revenue बढ़ जाएगी तो. Improve services? No. More subscribers? No. Subscribers बढ़ना भी it's a good thing. तो consequence होगा loss of revenue. तो elimination technique हमने यहाँ पे लगाई, right? तो ये है आपका loss of revenue would be your right answer. So see, this is the correct answer. Now, what type of calls has the DOT system
एम टू आइडेंटिफाई एंड ब्लॉक। तो कौन सा कॉल्स को आइडेंटिफाई करके ब्लॉक करने वाले हैं? डोमेस्टिक कॉल्स, स्पैम कॉल्स, या इमरजेंसी कॉल्स, या इंटरनेशनल कॉल्स विद मैनिपुलेटेड CLI। So what will the correct answer? The correct answer will be international calls with manipulated CLI. Now, अब ये जो हमने टॉपिक पढ़ा, ओके, आपका कॉलर आईडी स्पूफिंग को लेके, तो इसका एक आपका मेजर सा क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं मेंस के लिए, लेकिन इसका एक मेंस का PYQ क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ जिससे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर पाओगे। ऑलराइट, तो आपका क्वेश्चन होगा 2017। ओके, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2017, आपके पॉलिटी का क्वेश्चन है। डिस्कस द पोटेंशियल थ्रेट्स ऑफ साइबर अटैक एंड द सिक्योरिटी फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट इट। ओके, 150 वर्ड्स, आई एम सो सॉरी, कहाँ गया? 150 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है डिस्कस द पोटेंशियल थ्रेट्स of cyber attack and the security framework to prevent it. Alright, so let's move on to our next article and topic. That is, next topic है आपका mental health care के बारे में। तो ये जो क्वेश्चन अभी कंटिन्यू होने वाले हैं मेंटल हेल्थ केयर एंड मेंटल इलनेस के बारे में, ये आपके द हिंदू के आर्टिकल से उठाया गया है। जो आर्टिकल का हेडलाइन है रिकास्टिंग केयर मॉडल्स फॉर मेंटल इलनेस एंड होमलेसनेस। ओके, ये आर्टिकल से ये सब क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो ये आर्टिकल को मैं पहले समझा देती हूँ अच्छे से, जिससे आप क्या है ना समझ जाओगे अच्छे से और इसको आंसर कर पाओगे। इस बार ध्यान से सुनना कि आप आंसर कर पाओ अच्छे से। ऑलराइट, सो क्वेश्चन पूछा गया है आपको, which large scale housing initiative is mentioned as being effective for mental health care? इसको आंसर करोगे, पहले आर्टिकल को अच्छे से समझ लो। तो आर्टिकल का हेडलाइन है रिकास्टिंग केयर मॉडल्स फॉर मेंटल इलनेस एंड होमलेसनेस। सो क्या कहा गया है? सोशियो नॉर्मेटिव रिप्रेजेंटेशंस का मतलब है सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज के बेसिस पर जो सोच बनाई गई है। ये रिप्रेजेंटेशंस होमलेस पर्सन्स विथ मेंटल इलनेस, दैट इज HPMI, को रिफ्यूज सीकर्स, शरण लेने वाले के रूप में दिखाती है। इसके कारण उन्हें मेंटल हॉस्पिटल्स, शेल्टर होम्स, बेगर्स होम्स और कभी कभी प्रिजन्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स और लोकल सपोर्ट सर्कल्स के साथ एंगेजमेंट से HPMI, ओके, होमलेस पर्सन विद मेंटल इलनेस की कन्वेंशनल नोशंस ऑफ केयर को चैलेंज किया जा सकता है और उन्हें बिलोंगिंग का एक सेंस प्रोवाइड किया जा सकता है। नेशनल हेल्थ मिशन, तमिलनाडु डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी केयर और रिकवरी सेंटर्स, दैट इज ECRCS बनाए हैं। ओके, बनाए हैं। ये HPMI के लिए एक्सेसिबिलिटी और केयर की इमीडिएसी को एनहेंस करते हैं। केयर मॉडल्स में ट्रांसफॉर्मेशन का फोकस स्मॉलर वेल स्टाफ्ड यूनिट्स पर होना चाहिए जो पर्सनल अटेंशन और बेटर मेडिकल केयर प्रोवाइड कर सके। इससे लार्ज इंस्टीट्यूशंस में ओवरक्राउडिंग और यूज ऑफ रिस्ट्रेंट जैसे इश्यूज एड्रेस हो सकते हैं। ऑलराइट, नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साइकेट्रिक फैसिलिटीज के लॉन्ग टर्म रेसिडेंट्स के लिए रिहेबिलिटेटिव मेजर्स मैंडेट किए हैं, लेकिन करंट सिस्टम अक्सर इंडिविजुअल्स को एक कस्टोडियल सेटिंग से दूसरे में ट्रांजिशन कर देता है बिना उन्हें कम्युनिटी में ट्रूली इंटीग्रेट किए। लार्ज स्केल हाउसिंग इनिशिएटिव्स जैसे हाउसिंग फर्स्ट और तरशा, साथ ही होम अगेन, कोलैबोरेटिव, कॉम्प्रिहेंसिव, सोशल और क्लिनिकल केयर ऑफर करते हैं। इन मॉडल्स का सक्सेस इंडिया में डेमोन्स्ट्रेट हो चुका है। ओके, जैसे कौन से हाउस फर्स्ट, तराशा एंड होम अगेन, ठीक है, ये आपके कोलैबोरेट कर चुके हैं सोशल क्लिनिकल केयर ऑफर करने के लिए। इन मॉडल्स का सक्सेस इंडिया में डेमोन्स्ट्रेट ऑलरेडी हो चुका है। ऑलराइट, नाउ सोशल प्रोटेक्शन फॉर होमलेस पीपल विद मेंटल इलनेस को
पैटर्नलिस्टिक इंटरवेंशन से लिबर्टरी फोकस स्ट्रेटजीज, कौन सा, लिबर्टरी फोकस स्ट्रेटजीज की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सोशल प्रोटेक्शन फॉर होमलेस पीपल विथ मेंटल इलनेस को पैटर्नलिस्टिक इंटरवेंशन से लिबर्टरी फोकस स्ट्रेटजीज की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। ध्यान से सुनना इस लाइन को, राइट। इसमें इकोनॉमिक सपोर्ट जैसे मंथली डिसेबिलिटी अलाउंस और फाइनेंशियल इंक्लूजन को फैसिलिटेट करने वाले मेजर्स शामिल है। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन और सोशल कोऑपरेटिव्स मीनिंगफुल एंगेजमेंट और सोशियो इकोनॉमिक इंक्लूजन प्रोवाइड कर सकती है HPMI के लिए। ऑलराइट, ये नैरो नोशंस ऑफ प्रोडक्टिविटी को चैलेंज करते हैं और कम्युनिटी के सेंस प्रमोट करते हैं। गॉट इट। नाउ तमिलनाडु एक पॉलिसी रिलीज करने वाला है जो HPMI के केयर और सोशल इंक्लूजन के लिए वेरियस अप्रोचेस को इंटीग्रेट करेगी और उनकी एजेंसी के रिस्पेक्ट एम्फेसाइज करेगी। ऑलराइट, नाउ पूरा समझ आ गया है आपको ये जो आपका टॉपिक है मेंटल इलनेस के ऊपर एंड होमलेसनेस के ऊपर। तो अभी क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं आंसर करना। तो आप भी कमेंट करना अच्छे से, जिससे आपका भी एंगेजमेंट बना रहे और मन बना रहे। नाउ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है which large scale housing initiative is mentioned as being effective for mental health care? So what will be the correct answer? The correct answer will be option number A. See, option number A is the correct answer. Housing first correct answer है, okay? Now question number 22 क्या पूछ रहा है, which state government is in India adopted the home again collaborative? हमने क्या अभी मैंने कौन से स्टेट का नाम लिया था, बार बार आपका तमिलनाडु का मैंने नाम लिया था। So तमिलनाडु is the state in India which adopted the home again collaborative. See, this is the correct answer, option number B. Now what is the proposed monthly allowance for homeless people with mental illness? लो ये नहीं बताया था, ये तो बताया था कि monthly allowance मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा? The correct answer will be 1500 पर महीने उनको मिलने वाला है। So this is the correct answer. Now option number question number 24. What is a significant barrier to mental health care integration as mentioned in text? Financial constraint? No. Option number B, overcrowding? No. Limited technology? No. या bureaucratic hurdles? ये हो सकता है, right? This could be the answer. All right. Bureaucratic hurdles could be the answer. Let's see the correct answer. Yes, bureaucratic hurdles is the correct answer. Now इसको अभी समझ लेते हैं कि क्यों ये आंसर ऐसा है, क्या कहना चाहती है, इसका एक्सप्लेनेशन सुन लो। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स का मतलब है सरकारी या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस और रेगुलेशंस जो काफी कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ये हर्डल्स मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज को स्मूथली इंटीग्रेट करने में रुकावट बनाते हैं। इसके कारण पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है, जिससे पेशेंट्स को टाइमली और अप्रोप्रिएट केयर नहीं मिल पाती। Now let's move on to our next question. Which term is used to describe the transfer of custodial existence from one place to another without proper community integration? So the correct answer will be option number A, trans-institutional. ना ही option number B, C and D गलत होगा। Okay, now next question is, who won the bronze medal in the women's 10-meter air pistol event at the Paris 2024 Olympic? It is none other than Manu Bhaker या भकर। Okay, उन्होंने क्या जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता पेरिस 2024 ओलंपिक में। Alright, now this is the correct answer. Now let's move on to our next question. Which agency declared the CUET UG results? किसके अगेंस्ट इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, कौन सी एजेंसी के अगेंस्ट? National Testing Agency, NTA is the correct answer, C. Now our 28th number question is, what mineral blocks auction was scrapped by the center due to fewer bidders? ऑप्शन क्या है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन या लिथियम, टाइटेनियम, बॉक्साइट एंड कोल एंड यूरेनियम? कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लिथियम, टाइटेनियम एंड बॉक्साइट। ऑलराइट, नाउ
What significant event did the solar system mystery regarding aerial surface involve? Okay, तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा? डिस्कवरी ऑफ लिक्विड? नो. प्रेजेंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स? नो. वोल्केनिक एक्टिविटी? नो. ऑप्शन नंबर डी could be the right answer. Let's see. Yes, option number D, that is subsurface ocean producing CO2 is the correct answer. Now अभी इसका explanation सुन लो. एक्सप्लेनेशन ये है कि सोलर सिस्टम की एक मिस्ट्री का सिग्निफिकेंट इवेंट एरियल सरफेस के रिगार्डिंग इन्वॉल्व करता है. ओके, इसका मतलब है कि एरियल क्या है? यूरेनस का एक मून है. यूरेनस यू ऑल नो राइट. यूरेनस का एक मून है कि सरफेस के नीचे के एक ओशन हो सकता है जो कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, एरियल के सरफेस के नीचे एक ओशन हो सकता है जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रोड्यूस कर रहा है. ये डिस्कवरी इंडिकेट करती है कि एरियल के सब सरफेस ओशन में कुछ केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं जो CO2 रिलीज कर रहे हैं और ये प्रोसेसेस सरफेस पर भी नोटिसेबल है. इससे साइंटिस्ट को एरियल और दूसरे आईसी मून्स के पोटेंशियल हैबिटेबिलिटी के बारे में नई इंसाइट्स मिल रही है. ऑलराइट, now let's move on to our next question. What is the potential threat to the deep sea ecosystem as mentioned in the report? Is overfishing? No. Climate change? No. Deep sea mining is the correct answer. Oil spills is a wrong option. So option number C is the right आपका आंसर, डीप सी माइनिंग. अब एक्सप्लेनेशन सुनो. एक्सप्लेनेशन ये बोलता है कि रिपोर्ट के मुताबिक डीप सी इकोसिस्टम के लिए जो पोटेंशियल थ्रेट है वो डीप सी माइनिंग ही है. डीप सी माइनिंग का मतलब है ओशन के फ्लोर से मिनरल्स और रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करना. ये प्रोसेस डीप सी एनवायरनमेंट पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स डाल सकता है. डीप सी माइनिंग से मरीन हैबिटेट्स डिस्टर्ब होते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है और कुछ स्पीसीज के लिए इरिवर्सिबल डैमेज होता है. ये भी देखा गया है कि डीप सी माइनिंग के लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स 26 साल बाद भी एविडेंट होते हैं. 26 साल मतलब 26 ईयर्स तक भी एविडेंट होते हैं, जैसे पेरू बेसिन में डिस्टर्बेंस एंड रिकोलोनाइजेशन एक्सपेरिमेंट ने दिखाया. दैट इज मैंने बात किया था जब मैंने आपको समझाया था DISCOL के बारे में, आपको बताया था राइट. अभी जो एक टॉपिक हमने पढ़ा था, मैंने आपको जो आर्टिकल बताया था, सरप्राइजिंग डार्क ऑक्सीजन डिस्कवरी कुड एंसनल डीप सी माइनिंग. ये जो आर्टिकल था आपका सरप्राइजिंग डार्क ऑक्सीजन डिस्कवरी कुड एंसनल डीप सी माइनिंग, ये हिंदू का आर्टिकल का जो आपको PYQ मैंने आपको दिया नहीं था क्योंकि इससे रिलेटेड एज सच PYQ अवेलेबल नहीं है. ऑलराइट, लेकिन अगर आप अच्छे से इसको पढ़ोगे तो आप रिलेट कर पाओगे. आप ऐसे क्वेश्चंस आप बना सकते हो खुद से कि हाउ डीप सी माइनिंग कैन अफेक्ट द इकोसिस्टम एंड द अफेक्ट मरीन लाइफ. तो ऐसे आप क्वेश्चन बना के खुद से आंसर करने का आप ट्राई कर सकते हो, जिससे आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, दैट इज what is celebrated on July 26 in India? Independence Day? No. Republic Day? No. Armed Forces Day? No. It is Kargil Vijay Divas. क्या सेलिब्रेट किया जाता है? कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है. Alright. So this is the correct answer. Now, what discovery related to polymetallic nodules was reported on July 22? क्या new fish species of fish? No. सोर्सेस ऑफ डार्क ऑक्सीजन? यस. हम तब से क्या पढ़ रहे हैं? डार्क ऑक्सीजन मिला है यही तो पढ़ रहे हैं. तो सोर्सेस ऑफ डार्क ऑक्सीजन विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33. व्हाट आर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ? पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स किससे बनता है? सो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो है वो ऑप्शन नंबर ए गोल्ड एंड सिल्वर से नहीं बनता, कॉपर एंड टीन से भी नहीं बनता, यूरेनियम एंड थोरियम से भी नहीं बनता. ऑप्शन नंबर बी दैट इज आयरन एंड मैंगनीज हाइड्रोक्साइड इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, सो इन टोटल हमने 33
कितना 33 MCQs हमने डिस्कस किए। मैंने आपको मेंस के 3 PYQs आपको दिए हैं, ऑलराइट। और आज का जो द हिंदू पेपर है वो आपको टेलीग्राम के ग्रुप में, ऑलराइट, टेलीग्राम के ग्रुप में लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे आप क्लिक करके आज का द हिंदू न्यूज़पेपर डाउनलोड कर लो और पढ़ो, ऑलराइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ भी डाउट रहता है कमेंट करो, नेक्स्ट टाइम से पार्टिसिपेट जरूर करना। ऐसे ही हम सीखेंगे, जानेंगे, क्लैरिटी के साथ करंट अफेयर को पूरा एकदम कवर करने वाले हैं विदाउट रट्टाफिकेशन। रट्टा हम नहीं मारने वाले, ऑलराइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।